नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने आपके जीएसटी एंड कस्टम लॉ के तीसरे चैप्टर को शुरू कर दिया था, जिसका टाइटल था रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। और इस चैप्टर से जुड़ी हुई ऑलरेडी 2 क्लासेस में चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने अपनी पहली क्लास के दरमियान जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मीनिंग को समझा था। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कौन कौन से लीगल प्रोविजंस हैं, इस बात पर थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा की थी। हम लोगों ने देखा था ऐसे कौन कौन से पर्सन है जिनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाले केस को हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था। इसके बाद मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किया था थ्रेशोल्ड लिमिट को, जहां पर हम लोगों ने 3 अलग अलग कैटेगरीज को डिटेल में जाकर के स्टडी कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने सीटीपी को पढ़ा था, जिसको आप लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हो। और इसके बाद हम लोगों ने आपके नोटिफाइड गुड्स को पढ़ लिया था। पहली क्लास के दरमियान हमारा ये डिस्कशन था। इसके बाद हम लोगों ने अपनी दूसरी क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कशन किया था, दैट इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर को समझने के बाद हम लोगों ने समझा था, जब आप लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का अपना क्या प्रोसीजर होता है। काफी डिटेल में जाकर के हम लोगों ने प्रोसीजर को समझा था, जहां पे टोटल 6 स्टेप के एक एक फाउंडेशनल बातों को हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से लेके ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक हम लोगों ने अपनी दूसरी क्लास के दरमियान पढ़ लिया था। और इसके बाद हम लोगों ने माय डियर फ्रेंड्स पढ़ा था एग्जैक्टली कि जब भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो उस केस में आपको कुछ स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं इन द केस ऑफ सीटीपी एंड एनआरटीपी, जिसको आप लोग बोलते हो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। दोनों केसेस को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को डिस्कशन किया था। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने छोड़ा था, दैट इज द अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब यहां से आज की हमारी तीसरी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और आज की क्लास के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका तीसरा चैप्टर 3 क्लासेस के अंदर कंक्लूड होने वाला है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा ना, दैट इज द अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। एक बार आपने आपके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा दिया है, अब उस रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप लोग कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो इसको बोलते हो आप लोग अमेंडमेंट। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको समझना है। क्लियर? तो इस अमेंडमेंट को कैसे किया जाता है, अमेंडमेंट कितने तरीके के होते हैं, और एग्जैक्टली उन अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या होता है, ये आज की हमारी क्लास का डिस्कशन रहेगा। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन किसको रेफर करता है? कोई भी चेंज अगर आप लोग करना चाहते हैं, किसके अंदर चेंज की बात हो रही है? मेड इन द डिटेल फर्निश्ड एट द टाइम ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आप सभी को याद हो, जब हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को पढ़ा था तो हमने डिटेल्स को प्रोवाइड किया था, बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स को प्रोवाइड किया था। अगर उनमें अगर आप लोग कोई चेंजेस करना चाहते हैं, क्लियर है, क्या करना चाहते हैं? चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये चेंज क्या कहलाता है कि आप लोग अमेंडमेंट करना चाहते हैं। अब आप लोग बताइए, ये जो चेंजेस है ये कोई भी एक पर्सन है वो क्यों करना चाहेगा? कोई भी एक जीएसटी टैक्सेबल पर्सन है वो अमेंडमेंट क्यों करना चाहेगा? ड्यू टू द चेंज इन बिजनेस पर्टिकुलर्स। माने आपके बिजनेस पर्टिकुलर्स के अंदर काफी कुछ चेंज हो चुका है। जैसे अगर हो सकता है आपका बिजनेस शट डाउन हो गया हो, या आप लोगों ने बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया हो, या किसी केसेस में जो जीएसटी लायबल पर्सन था उसकी डेथ हो गई हो। यानी कि किसी भी सिचुएशन में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, किसी भी सिचुएशन में अगर आप लोग कोई भी चेंज करना चाहते हैं अपनी डिटेल्स के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आप लोग उसके अंदर क्या करना चाहते हैं? अमेंडमेंट करना चाहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इस तरीके के चेंजेस इंटीमेट किए जाते हैं बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट। ध्यान रखना, ये जो चेंजेस है इनको इंटीमेट कौन करता है? जीएसटी डिपार्टमेंट इंटीमेट करता है। और अगर आप लोग
अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक फिक्स टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है, प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। तो ये जो आप चेंजेस करवाना चाहते हैं ये आपके विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर होने चाहिए। इस बात को अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना, यानी कि डिटेल के अंदर अगर आप कोई बदलाव करवाना चाहते हैं, चेंज करवाना चाहते हैं, कोई भी परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो इसको ही आप लोग अमेंडमेंट बोलेंगे। जीएसटी डिपार्टमेंट इसको इंटीमेट करेगा और ये इंटीमेट हो सकता है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर। ठीक है, ये आपको काफी अहम जानकारी है जिसका याद रखना है। अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स लीगल प्रोविजन की बात करते हैं तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अमेंडमेंट के लिए आपका सेक्शन 28 सेक्शन 28 दिया गया है। अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, सीजीएसटी एक्ट 2017 की बात करते हैं तो जो आपका सीजीएसटी एक्ट 2017 है उसके अंदर आपका सेक्शन नंबर 28 केवल और केवल आपके अमेंडमेंट इन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन को ही डील करता है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में और अपने ख्याल में रखना है। समझ में आया? तो यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया हमें एग्जैक्टली अमेंडमेंट कराने की जरूरत क्यों है, तो यहाँ पे मल्टीपल कारण, मल्टीपल कॉजेज हमारे पास हो सकते हैं, जिनमें से एक अगर आप लोग देखेंगे ना, सबसे पहले बात करते हैं व्हेन इज द अमेंडमेंट रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली आप अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज अ चेंज इन, किस में चेंज हो गया है, बिजनेस के नेम में चेंज हो गया है, तो इस केस में आपको अमेंडमेंट कराने की जरूरत है। अगर आपका एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर्स और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो गया है तो आपको यहाँ पे अमेंडमेंट कराने की जरूरत है। अगर पार्टनर्स के अंदर कोई चेंजेज आया है, डायरेक्टर्स के अंदर कोई चेंजेज आया है, प्रोप्राइटर्स के अंदर कोई चेंजेज आया है तो अमेंडमेंट कराने की जरूरत है। अगर बिजनेस एक्टिविटी के अंदर कोई चेंजेज आया है तो अमेंडमेंट कराने की जरूरत है। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट डिटेल को बदलना चाहते हैं, आपके ईमेल हो गया या आपका मोबाइल नंबर हो गया, तो उस केस में भी माय डियर फ्रेंड्स आपको अमेंडमेंट कराने की जरूरत है। तो इन पर्टिकुलर केसेस में माय डियर फ्रेंड्स हमें अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर अमेंडमेंट कराना होता है और ये अमेंडमेंट आप लोगों का एक्सप्लेनेशन इससे जुड़ा हुआ जो प्रोविजन है कौन से सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, सेक्शन 28 के अंदर दिया हुआ है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अमेंडमेंट का मीनिंग क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होती है, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये जो अमेंडमेंट आप लोग कहते हैं, ये जो चेंजेस कहते हैं, ये चेंजेस दो तरीके के होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी कि ये जो अमेंडमेंट की आप लोग चर्चा कर रहे हैं ना, जिस भी अमेंडमेंट की आप लोग बात कर रहे हैं, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि सर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो अमेंडमेंट है ना, टोटल कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। क्लियर, कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक को आप लोग बोलते हो कोर फील्ड, जो आपकी स्क्रीन के सामने भी लिखा हुआ है, तो इस अमेंडमेंट को क्या बोला जाता है, कोर फील्ड बोला जाता है। और एक दूसरा क्या होता है, नॉन कोर फील्ड होता है। सर दोनों के अंदर फर्क क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप लोग कोर फील्ड के अंदर अमेंडमेंट कराना चाहते हैं, चेंजेस कराना चाहते हैं ना, तो एक बार जब आप लोग जीएसटी फॉर्म अप्लाई करते हैं या फिर जो भी आपका एक तरीके से प्रोसीडिंग है उसको अप्लाई करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उस टाइम पे जो आपका जीएसटी ऑफिसर है वो सारी चीजों को चेक करने के बाद यहाँ पे इसको रिजेक्ट भी कर सकता है और अप्रूव भी कर सकता है। लेकिन नॉन कोर फील्ड के अंदर ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, ये आपको याद रखना है। आपने किसी भी अमेंडमेंट के लिए अप्लाई किया, ऑटोमेटिकली वो चीज अप्रूव हो जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब आप लोग अमेंडमेंट की बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर, हमने अमेंडमेंट्स को दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर दिया है। एक कोर फील्ड अमेंडमेंट रहेगा, एक आपका नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट रहेगा। समझ में आया? एक क्या होगा, कोर फील्ड अमेंडमेंट होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे सबसे पहले हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर के चर्चा कर लेते हैं। सर कोर फील्ड अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। Core field are important business details which required approval of the GST officer। मैंने बताया ना आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको अप्रूवल ऑफ द जीएसटी ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी। यानी आपने अमेंडमेंट के लिए अप्लाई किया, जो भी लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो किया। अब फॉलो करने के बाद ये सारी चीजें आपके जीएसटी ऑफिसर के पास जाएंगी। अब उसके ऊपर है, अगर वो अप्रूवल देता है तो ठीक, और नहीं देता है तो आपको फिर से आगे जो इसका प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया? यानी अमेंडमेंट किसके ऊपर डिपेंड
डिपेंड करेगा कोर फील्ड के अंदर जो भी आपकी इंपॉर्टेंट बिजनेस डिटेल है वो कौन कौन सी है, अभी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जीएसटी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे किसी भी जीएसटी ऑफिसर के अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं है अगर आप लोग नॉन कोर फील्ड के अंदर अपना अमेंडमेंट कराना चाहते हैं। अब ध्यान ये रखना है, सर ऐसा बताइए, अगर आप लोग एग्जाम्पल देना चाहे कि कोर फील्ड के एग्जाम्पल दीजिए, क्या क्या चेंजेस अगर आपको कराना है। देखिए, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिस नाम से लिया था, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, जब भी आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया था तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके बिजनेस का एक लीगल नेम था। अगर आप लोग उस लीगल नेम को चेंज कराना चाहते हैं ना, तो वो लीगल नेम किस कैटेगरी में आएगा, वो कोर फील्ड की कैटेगरी में आएगा। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, सर सबसे पहले लीगल नेम आ गया है, ठीक है। अगर आप लोग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं तो ये भी कहां पे आ जाएगा, कोर फील्ड के अंदर आ जाएगा। अगर आप लोग एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को भी चेंज करना चाहते हैं तो भी ये कोर फील्ड के अंदर आ जाएगा। अगर आप लोग पार्टनर्स की बात करते हैं, डायरेक्टर्स की बात करते हैं, इनके अंदर कोई चेंजेस अमेंडमेंट कराना चाहते हैं तो ये भी आपका कोर फील्ड के अंदर आ जाएगा। यानी कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट बिजनेस डिटेल है, अगर उनके अंदर परिवर्तन, चेंजेस या बदलाव होता है तो वो कहां पे माना जाएगा, कोर फील्ड के अंदर माना जाएगा। और जब भी कोर फील्ड के अमेंडमेंट की बात आएगी ना, तो आपको जीएसटी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। इस चीज को आपको अपने ख्याल में रखना है। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर की सर अगर आप लोग कोर फील्ड के अंदर अमेंडमेंट कराना चाहते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, आपको यहाँ पे एक फॉर्म सबमिट करना होता है। आपका फॉर्म का टाइटल रहेगा फॉर्म जीएसटी REZ, याद रखिएगा। और ये नंबर कितना रहेगा आपका 14। ये वाला फॉर्म है जो आप लोग अप्लाई करेंगे और जो जीएसटी जो आपका ऑफिसर है जिसमें आपको रिप्लाई करेगा, जो अप्रूवल देता है, वो किस नाम से होता है माय डियर फ्रेंड्स, अप्रूवल दिया जाता है फॉर्म जीएसटी REZ। इससे नेक्स्ट नंबर आप लोग लेके चल सकते हैं 15, यानी कि 15 के अंदर आपको अप्रूवल मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है, ये अप्रूवल का जो टाइम लिमिट रखा गया है ना, ये विद इन 15 डेज रखा गया है। इसको भी आपको अपने ख्याल में रखना है। तो टाइम लिमिट कितना है माय डियर फ्रेंड्स, आपका 15 दिन रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा एप्लीकेशन फील्ड इन फॉर्म जीएसटी REZ 14 और जो आपका अप्रूवल बाय द ऑफिसर इन द फॉर्म जीएसटी REZ 15 में मिलेगा। और टाइम लिमिट कितना रखा गया है, 15 वर्किंग डेज रखा गया है। समझ में आया। तो जो भी इंपॉर्टेंट बिजनेस डिटेल है, आप लोग इन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस डिटेल की अगर आप लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बिजनेस डिटेल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी बिजनेस डिटेल्स हैं, अगर उनके अंदर अगर आपको चेंजेस कराना है तो वो चेंजेस किस कैटेगरी में चले जाएंगे, वो कोर फील्ड की कैटेगरी में चले जाएंगे। और इसके अंदर आपको जीएसटी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। प्रोसेस क्या रहेगा ये मैंने आपको समझा दिया है। सिमिलर मैनर में अगर आप लोग नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट की बात करते हैं तो यहां पे आपको ध्यान रखिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट बिजनेस डिटेल नहीं है, इनको आप लोग बोलते हो माइनर डिटेल। क्या बोलते हो आप लोग, माइनर डिटेल, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, माइनर डिटेल्स के अंदर अगर आपको चेंजेस कराना है, क्लियर, आप लोग क्या कहेंगे, आपको क्या कराना है सर, माइनर डिटेल्स के अंदर चेंजेस कराना है तो आप क्या कहेंगे, वो आपका नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट कहलाएगा। अच्छा, यहां पे ये भी आप लोग लिख सकते हैं, कोर फील्ड अमेंडमेंट का मतलब आप लोग यहां पे नोट करके लिख सकते हैं, सर कोर फील्ड अमेंडमेंट का मतलब होता है यहां पे आप लोग मेजर के अंदर चेंजेस कराना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग किसके अंदर चेंजेस कराना चाहते हैं, मेजर डिटेल्स के अंदर क्या कराना चाहते हैं, चेंजेस कराना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आप क्या कराना चाहते हैं, मेजर डिटेल्स के अंदर चेंजेस कराना चाहते हैं तो कोर फील्ड अमेंडमेंट होगा। अगर आप लोग माइनर डिटेल्स के अंदर चेंजेस कराना चाहते हैं, नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट होगा। और एक बात आपको और जरूर ख्याल में रखनी है, नॉन कोर फील्ड के अंदर आपको नो नीड, यानी कि आपको कोई जरूरत नहीं होती है, नो नीड ऑफ अप्रूवल। किसकी अप्रूवल की बात हो रही है, ये आपको थोड़ा याद रखना है, अप्रूवल ऑफ जीएसटी ऑफिसर। हमें किसकी जरूरत नहीं होती है, जीएसटी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक मोड पे अप्रूव हो जाता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, क्लियर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट क्या होता है। यहां पे आपको किसी भी ऑफिसर की रिक्वायर के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। अब कुछ एग्जांपल ले लीजिए, सर कुछ एग्जांपल दीजिए। जैसे मैंने बताया, आप अपने ट्रेड के नेम के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो ट्रेड नेम आपका क्या आता है, माइनर डिटेल्स के अंदर आता है आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ठीक है ना। या फिर आप लोग कह सकते हैं आपका ईमेल आ गया, ये किसके अंदर आता है, माइनर के अंदर आता है। जैसे अगर आप लोग बैंक डिटेल की बात करते हैं तो ये भी किसके अंदर आता है, ये भी
आपके माइनर्स के अंदर आता है। ऐसे ही अगर आप लोग अथोराइज्ड सिग्नेचर की बात करते हैं तो ये सब किसके अंदर आता है, नॉन कोर फील्ड के अंदर आता है, या मैं कह दूंगा इनको माइनर डिटेल्स। आप लोग क्या कह दोगे इनको, सर ये आपकी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये माइनर डिटेल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मेजर चेंजेज हो चाहे माइनर चेंजेज हो, मेजर डिटेल्स हो चाहे माइनर डिटेल्स हो, आपको अमेंडमेंट के लिए REG 14 ही अप्लाई करना है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, REG 14, GST REG 14 ही अप्लाई करना है। अब अगर कोर फील्ड है तो आपका आंसर आएगा किसके अंदर, REG 15 के अंदर, GST REG 15 के अंदर। लेकिन अगर आपका नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट है ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटो अप्रूव्ड हो जाता है। इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने दो बातें बताई हैं कि सर आज का जो एजेंडा था वो अमेंडमेंट की बात थी। अमेंडमेंट अगर आप लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर कराना चाहते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, क्यों कराते हैं और कितने तरीके के अमेंडमेंट आप लोग करा सकते हैं। अब जब आपको नॉन कोर फील्ड और कोर फील्ड अमेंडमेंट की जानकारी हो जाती है उसके बाद आप सभी के दिमाग में आता है सर इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है। क्लियर है। प्रोसेस से पहले एक छोटी सी बात मैं आप सभी के साथ शेयर कर लेता हूं, दैट इज द टाइम लिमिट ऑफ फिलिंग अमेंडमेंट। कि अगर आप लोग अमेंडमेंट कराना चाहते हैं तो सर उसका कोई टाइम पीरियड तो होगा ना रजिस्ट्रेशन के बाद, तो यस इसका टाइम पीरियड होता है। एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन द 15 डेज ऑफ चेंज। ठीक है ना, आप लोग विद इन द 15 डेज ऑफ चेंज में आपको एप्लीकेशन क्या करना है, फाइल करना है। अगर आप लोग डिले करते हैं तो पेनल्टी भी लग सकता है, ये आपको ख्याल में रखना है। कोर फील्ड के अंदर अगर आप लोग इफेक्टिव डेट की बात करते हैं तो डेट ऑफ अप्रूवल रहेगा। अगर आप लोग नॉन कोर फील्ड की बात करते हैं तो डेट ऑफ एप्लीकेशन ही आपका इफेक्टिव डेट माना जाएगा। ये छोटी सी जानकारी है जिसको आपको नोट कर लेना है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करके चले जाना है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात चीज कि अगर आप लोग कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो सर कैंसिल का मतलब क्या है। कैंसिल का मतलब जो भी एक पर्सन जो जीएसटी लायबल पर्सन था वो अपने रजिस्ट्रेशन को डिसकंटिन्यू करना चाहता है। अगर आप वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है वो कैंसिल करना चाहता है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी आप लोग क्या कह सकते हो, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ ए जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन। किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का एग्जैक्टली क्या करवाना चाहते हो आप लोग, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये क्या कहलाता है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कहलाता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा जब आपका एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो ना तो आप लोग लायबल होते हो जीएसटी पे करने के लिए, ना ही आप लोग टैक्स कलेक्ट करते हो, जीएसटी टैक्स की बात कर रहा हूं, ना ही आप लोग जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हो। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैंसिलेशन और सस्पेंशन से जुड़ा हुआ जो सेक्शन है वो कितना है, 29 है। अभी अभी मैंने आपको कितना सेक्शन पढ़ाया था, मैंने बताया था सर सेक्शन 28 याद कीजिएगा। सेक्शन 28 आपका किससे जुड़ा हुआ है, अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 29 किससे जुड़ा हुआ है, सर आपका कैंसिलेशन और सस्पेंशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। और याद रखिएगा जो आपका सेक्शन 30 है ना ये आपका रिवोकेशन से जुड़ा हुआ है। रिवोकेशन का मीनिंग क्या होता है ये मैं अभी आने वाले वक्त में आपको समझाने वाला हूं। अभी आपको क्या समझना है, रिवोकेशन से जुड़ा हुआ क्या है आपका, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 30 रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सेक्शन 29 कैंसिलेशन या तो सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 30 आपका रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेसिक बात है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज इक्वल द कैंसिलेशन ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे एक सवाल आता है सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कौन कर सकता है, कौन करा सकता है, जीएसटी ऑफिसर भी कर सकता है, उसको कंपलसरी कैंसिलेशन बोलते हैं। और आप लोग जो जीएसटी पेयर है, ठीक है ना, जो जीएसटी लायबल पर्सन है वो भी डेफिनेटली क्या कर सकता है, अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा सकता है, तो उसको वॉलंटरी कैंसिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो दो तरीके के आपके हो गए, एक को आप लोग क्या बोलते हो, एक को आप लोग बोलते हो वॉलंटरी कैंसिलेशन, जिसको बोला जाता है बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन कैंसिल कराना चाहता है तो उसको वॉलंटरी कैंसिलेशन कहेंगे। अगर जीएसटी ऑफिसर कैंसिल करता है तो उसको आप लोग कंपल्सरी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बोलोगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखिएगा वॉलंटरी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर आप लोग बात करते हो, माने कोई भी जीएसटी पेयर पर्सन है और वो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहता है तो उसको क्या क्या कर रहा हो, क्यों करवाना चाहता है। सबसे पहली बात तो अगर उसका बिजनेस अगर डिसकंटिन्यू हो गया है या क्लोज हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराएगा। या बिजनेस इज ट्रांसफर्ड, अगर आपका बिजनेस ट्रांसफर हो गया है किस किस कारण से, सेल्स
के कारण से ट्रांसफर हो सकता है, मर्जर के कारण से, डीमर्जर के कारण से, अमलगमेशन के कारण से। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके बिहा पे आप लोग कह सकते हैं बिजनेस क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया है। और बिजनेस जब ट्रांसफर हो जाता है तो उस केस में उसको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना होता है। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के अंदर कोई बदलाव हो गया है तो उस केस में उसको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना होता है। अगर आपका जो टैक्सेबल पर्सन है इज नो लॉन्गर लायबल फॉर द रजिस्टर, अगर आपका पर्सन है वो रजिस्टर होने के लायबल ही नहीं रहा तो उस केस में भी उसको क्या कराना पड़ेगा, अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कराना पड़ेगा। अब याद रखिएगा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आफ्टर द 1 ईयर, कितने टाइम पीरियड की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है। क्लियर? ऐसे अगर आप लोग कहेंगे, आपको ये कह सकते हैं कि सर जीएसटी ऑफिसर भी क्या कर सकता है, आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है, जिसको आप लोग बोलते हो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। और जीएसटी जो आपका ऑफिसर है वो कहीं ना किसी गड़बड़ी के कारण आपने मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, कोई गलत बिजनेस दिखा करके कोई गलत बिजनेस कर रहे हैं, या आपने किसी भी लॉ के साथ कंपाइलेंस उसका एक तरीके से क्या बोलते हो लॉ प्रोविजन को नहीं माना है, तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर आपके जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर सकता है। नॉन फिलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, अगर आपने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उस केस में आपका कैंसिल हो सकता है। आप लोग कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड बाय द फ्रॉड और ए मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में आपको रजिस्ट्रेशन मिला है तो कैंसिल किया जा सकता है। नॉन बिजनेस एक्टिविटी फाउंड के केस में, अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई एक्टिविटी ही नहीं होती है तो उस केस में भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। और वॉयलेशन ऑफ द कंपोजिशन स्कीम कंडीशन, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम कंडीशन का अगर वॉयलेशन होता है तो उस केस में भी जीएसटी ऑफिसर आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये कुछ बातें थी, बुनियादी बातें, जिनको हम लोगों ने अच्छे से थोड़ा डिस्कशन किया। हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं जितना आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़े तो हम लोग पढ़ते हैं प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन। अगर आप लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन को क्या कराना चाहते हैं, कैंसिल कराना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 4 स्टेप के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आपको एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन डालना है, वेरिफिकेशन होगा ऑफिसर द्वारा, उसके बाद अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आपको शो कॉज नोटिस मिलेगा। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे शो कॉज नोटिस आपको मिलेगा जिसका रिवर्ट आपको करना पड़ेगा, और उस केस में उसके बाद आपका ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन पास किया जाता है जीएसटी ऑफिसर द्वारा। अब एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन के अंदर क्या क्या करना होगा, ध्यान रखिएगा। आपको मैंने बताया आपको जीएसटी REG 16 फाइल करना है, और यहां पे ये जो आपका जीएसटी पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन फाइल किया जाता है और विद इन द 13 डेज ऑफ इवेंट आपको फाइल करना होता है। एक बार आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन बाय द ऑफिसर होता है। ऑफिसर एग्जामिन करता है एप्लीकेशन को, और यहां पे वो इशू कर सकता है शो कॉज नोटिस इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन 17। तो आपको क्या करना होगा, आपको 18 के अंदर REG 18 के अंदर अपने शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करना होगा, और इसके लिए टाइम पीरियड विद इन द 7 वर्किंग डेज दिया गया है। और लास्ट एंड फाइनल में आप लोग क्या करेंगे, अगर आपके रिप्लाई के बाद आपका जो जीएसटी ऑफिसर है वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपका कैंसिलेशन ऑर्डर पास करता है इन फॉर्म जीएसटी REG 19 के अंदर। क्लियर है? और यहाँ पे स्पेसिफाई इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन, ये स्पेसिफिक डेट में अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको समझना बिल्कुल है 16 आप फाइल करेंगे, वेरिफिकेशन होगा, शो कॉज नोटिस मिल सकता है आपको 17 के अंदर, 18 के अंदर रिप्लाई कर दीजिएगा, और 19 के अंदर आपका कैंसिलेशन का जो अप्रूवल है वो जीएसटी ऑफिसर की तरफ से दे दिया जाता है। छोटी सी बात ये भी याद रखिएगा, एक सिचुएशन है और आपका इफेक्टिव डेट है। अगर आप लोग कहते हैं वॉलंटरी कैंसिलेशन तो डेट ऑफ इवेंट ही आपका इफेक्टिव डेट माना जाएगा। कंपलसरी कैंसिलेशन के अंदर आपको याद रखना है डेट स्पेसिफाइड बाय द ऑफिसर माना जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ए कैंसिलेशन प्रोसीडिंग रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट मेक द टैक्सेबल सप्लाईज, ये मैंने बताया, कैन नॉट फाइल द रिटर्न, ये भी मैंने बताया। सस्पेंशन में बी रिवोक्ड और ए फॉलोड बाय द कैंसिलेशन। अब ध्यान रखिएगा, देखिए आप अगर वॉलंटरी कैंसिलेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि किसी मिस्टेक की वजह से जो जीएसटी ऑफिसर है मिस्टेक करके, गलती करके ना आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर देता है, तो आप लोग उसको रिवोक कर सकते हैं। यानी आप लोग ये बता सकते हैं कि नहीं, ये गलत तरीके से मेरा क्या हुआ है,
जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो उसको बोलते हैं आप लोग रिवोक करना। क्या बोलते हो? रिवोक करना। और यहाँ पे याद रखिएगा प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन के अंदर अगर आप लोग रिवोक ऑफ द कैंसिलेशन की बात करते हैं तो इफ रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड बाय द ऑफिसर टैक्सेबल में जो टैक्स पेयर में अप्लाई फॉर द रिवोकेशन। और ये किस में होगा? फॉर्म जीएसटी RZ 21 के अंदर होगा। टाइम लिमिट 30 डेज का दिया गया है। ऑर्डर इशू किस में आएगा? RZ 22 में आएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो बहुत बेसिक जानकारी है, कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है। अगर आप लोग इसको याद कर पाए ना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो कुछ कुछ चीजें थी जो आज की क्लास के अंदर काफी इंपॉर्टेंट थी, जिनको हम लोगों ने काफी अच्छे से समझने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। और यहां पर आकर के जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 ऑफ जीएसटी एंड कस्टम लॉ कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको चीजें समझ में आई, लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।